नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त को हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछा गया था और जिस जिस चैप्टर से पूछा गया था, उसी चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और उससे रिलेटेड उसी टाइप का हूबहू मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का स्टडी कर रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, यानी कि अभी इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। बस उत्साहपूर्वक ईमानदारी से स्टडी करते रहिए और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या हालत होगी सभी का, होता क्या है, अभी लग रहा होगा कितना अधिक से अधिक पढ़ें, है ना, नींद भी नहीं आती होगी, पढ़ते पढ़ते थक जाते होंगे। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, महत्वपूर्ण ये ध्यान देना है कि जितना पढ़ें उसमें छूटना नहीं चाहिए। आप बहुत सारा पढ़ लिए, ठीक है, अगर एग्जाम में वहाँ कन्फ्यूजन हो गए, ठीक है, तो वो कोई किसी काम का नहीं रहा। इसलिए उतना ही पढ़ें जितना आपको एग्जाम में काम आ जाए और छूटे नहीं। अगर आ जाए एग्जाम में तो ऐसा नहीं हो कि कन्फ्यूजन हो जाए, मतलब उतना ही पढ़ें जो कि एग्जाम में आने पर उसको छोड़ना नहीं है ना। किसी भी अरे ये तो जानते थे भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये तो पढ़े थे भूल गए, नहीं, उतना ही पढ़ें जितना एग्जाम में आए, तो उसको किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्लास 4 है और इसके पहले क्लास 1, 2, 3 अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था आपसे, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थाई उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा है सरल अस्थाई उत्तक जो पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये है स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, अब उत्तक से प्रश्न पूरा पूछा जा रहा है। ठीक है, एक नहीं 2-3 प्रश्न पूछा गया 7 तारीख में ही। तो उत्तक का जो भी है, जो मटेरियल है उसको स्टडी कर लेंगे। अब जैसे स्क्लेरेंकाइमा यहाँ से पूछा, पेरेंकाइमा से पूछ दिया जाएगा, कलोरेंकाइमा क्या क्या है, उत्तक क्या है, सभी इसके बारे में डिटेल्स जानने ना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये स्क्लेरेंकाइमा इसका आंसर हुआ था। ये क्या करता है? पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इसी एग्जाम में कि कौन सा उत्तक शरीर की सतहों और अंगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पूछा है पादप स्क्लेरेंकाइमा जो कि यांत्रिक शक्ति को प्रदान करता है, और कौन सा उत्तक जो शरीर के सतहों और अंगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो है उपकला उत्तक। ठीक है, ध्यान रखना है, उपकला उत्तक। ठीक है, तो जितने भी सेट अभी मतलब अभी मार्केट में आया है वो सभी सेट का प्रश्न आपको एक ही बार में हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये अलग सेट का क्वेश्चन है और ये उपकला वाला ये अलग सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, जो उपकला उत्तक है जो कि शरीर को सतहों को और अंगों को और या तो ब्लड को बोलिए कि शरीर के बारे में जो सुरक्षात्मक आवरण जो बनाता है वो है उपकला उत्तक है। ठीक है, और जो पादप के यांत्रिक शक्ति को बढ़ाता है ये सब प्रदान करता है, ये स्क्लेरेंकाइमा उत्तक है। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वही क्वेश्चन है, रिलेटेड रिपीट होते रहता है। यही क्वेश्चन देखिए दूसरे एग्जाम का है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थाई उत्तक का उदाहरण नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, कई क्वेश्चन है कि जो एसएससी जीडी या तो एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा सरल अस्थाई उत्तक का उदाहरण नहीं है इसमें से। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो ये जो देखिए पेरेंकाइमा है ये सरल अस्थाई उत्तक है, कोलेंकाइमा सरल अस्थाई उत्तक है यानी सरल उत्तक है ये सब, और स्क्लेरेंकाइमा ये सब सरल उत्तक है। ठीक है, जिस ध्यान देना है। और ये जो है ये जटिल उत्तक है। ठीक है, जाइलम क्या है? सरल उत्तक नहीं है। जैसे इसी में आपको क्वेश्चन में देखिए स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और ये कोलेंकाइमा। ठीक है, ये कोलेंकाइमा ये सब क्या है? सरल उत्तक है। ठीक है, तो क्या है? सरल उत्तक है ये। तो ये अगर पूछा जाए तो क्या ध्यान रखना है? सरल उत्तक है। और जटिल उत्तक में आता है कौन सा? जाइलम और फ्लोएम, जो कि पौधों में होता है, जो पौधे में जल का वहन करता है कौन? जाइलम। अगर क्वेश्चन आता है कि पौधों में उसके जैसे जड़ों से उनकी टहनियों में आपको जल का वहन कौन करता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है? ठीक, जल का वहन करता है उत्तक जाइलम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछना भी बाकी है। जल का वहन कौन करता है? तो जल का जाइलम करता है। अगर पूछेगा पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा उत्तक करता है, तो वो उत्तक आएगा भोजन का। उसको याद रखिएगा, इसे भोजन का देखिए करता है कौन? फ्लोएम करता है। ठीक है, फ्लोएम उत्तक करता है भोजन का वहन। इसको भोजन से इसको याद करना कैसे? भोजन का इंग्लिश क्या होता है? फूड। ठीक है, तो
तो ये हमेशा याद रहेगा आपको, जो रेगुलर है उनको याद भी होगा, ठीक है। जैसे जल जाइलम, जल जाइलम, जल जाइलम, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, है ना। ऐसे रिलेट करना, जैसे ही जल का वहन करेगा तुरंत दिमाग में आएगा जाइलम, ऑप्शन में फ्लोएम भी रहेगा, लेकिन इसको क्या फूड वाले में मारना है, फूड फ्लोएम। भोजन का वहन करता है कौन सा ऊतक, तो ये करता है फ्लोएम ऊतक करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो रही बात क्या, आप ऑप्शन में देखिए जो उत्तक होता है, पहले उत्तक के बारे में जान लीजिए, उत्तक क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर जो बाकी उत्तक का कार्य है, यानी कि प्रेरकायमा, कुलेरकायमा, स्क्लेरेनकायमा, इस सब के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। देखिए उत्तक क्या है, उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य एक समान होते हैं। उत्तक उत्तक क्या होता है, उत्तक जो कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य एक समान होता है। पौधे के उत्तक, पादप उत्तक होता है, ठीक है। वो दो प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतक उत्तक और एक है अस्थायी उत्तक, ठीक है। फिर विभज्योतक उत्तक जो होता है ये एक विभाज्य उत्तक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अस्थायी उत्तक विभज्योतक उत्तक से बनते हैं, ठीक है। अस्थायी जो होता है वो विभज्योतक से बनते हैं जो विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल उत्तकों में वर्गीकृत किया गया, यानी कि अब क्या किया गया, दो प्रकार के उत्तक में बांट दिया गया, एक सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक। तो सरल उत्तक कौन सा है पूछ लिया जाएगा, जैसे पूछा गया था एसएससी डीजी में कि कौन सा इसमें सरल उत्तक नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए प्रेरकायमा, कोलेरकायमा और स्क्लेरेनकायमा, ये सरल उत्तक के 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो सरल उत्तक कौन कौन सा है, प्रेरकायमा याद रखना है, कोलेरकायमा और स्क्लेरेनकायमा, तीनों जैसे एक जैसे ही नाम है, ठीक है। तो ये जटिल वाला नाम है लेकिन ये सरल उत्तक है, ठीक है ना। और जो सरल वाला जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, ये सब सरल नाम है, वो जटिल उत्तक है, ठीक है। तो प्रेरकायमा, कोलेरकायमा और स्क्लेरेनकायमा ये सरल उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम ये जटिल उत्तक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एपिथीलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका उत्तक जंतु उत्तक है, ठीक है। एपिथीलियमी पेशीय संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ये सब क्या है, जंतु उत्तक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी उत्तक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। संयोजी उत्तक में पूछ दिया जाएगा कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, तो संयोजी उत्तक में ध्यान रखना है कौन कौन सा, एरिओलर उत्तक, एडिपोज यानी कि वसामय उत्तक, अस्थि, कंडरा यानी कि हड्डी, ये जो होता है कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त, ये सब क्या है, संयोजी उत्तक है, ध्यान रखना है। संयोजी उत्तक में क्या है, मेन चीज़ यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा ना, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि, रक्त, ये सब क्या है, ये संयोजी उत्तक है, ठीक है। एरिओलर और एडिपोज यानी कि वसामय उत्तक जो है ये सब क्या है, ये सब आपको संयोजी उत्तक है, ठीक है। और उसी में इसमें भी महत्वपूर्ण एक चीज़ ये आता है कि रक्त क्या है, ठीक है, डायरेक्ट आएगा तो उसमें रक्त क्या है, ये तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें, ठीक है। और पेशीय उत्तक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डिक, यानी कि कार्डिक यानी हृदय पेशी। तो ये सब जो है पेशीय उत्तक के 3 प्रकार हैं, रेखित होता है, आरेखित होता है और कार्डिक होता है। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का बना होता है, तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है, तो न्यूरॉन का बना होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई भी क्या होता है, न्यूरॉन होता है, और जो किडनी की इकाई होता है वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो ये तंत्रिका उत्तक जो है न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जैसे कि यहाँ पर दिया है स्क्लेरेनकायमा, तो ये स्क्लेरेनकायमा जो है ये आपका क्या काम करता है, ये सरल उत्तक है और ये पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ये स्क्लेरेनकायमा। और रही बात क्या, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा क्या करता है, तो पुनर्जनन और घाव भरने या भंडारण और प्रकाश संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है। यानी कि अगर पूछा जाए कि भोजन का मतलब संग्रह, भंडारण, प्रकाश संश्लेषण, ये कौन सा उत्तक करता है, तो ये पेरेन्काइमा। प्रकाश संश्लेषण ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण पेरेन्काइमा, प्रकाश संश्लेषण पेरेन्काइमा, यानी कि भंडारण, पुनर्जनन, घाव भरने और भंडारण और प्रकाश संश्लेषण पेरेन्काइमा। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है पेरेन्काइमा, ठीक है, मुख्य कार्य है। कोलेरकाइमा जो है इसका क्या कार्य है, तो क्वेश्चन अगर आए कि पौधों
के जो डंठल होता है, पत्ती, सिराओं में लचीलापन कौन प्रदान करता है? तो ये कोलेनकाइमा प्रदान करता है लचीलापन। ठीक है, लचीलापन कौन प्रदान करेगा? तो कोलेनकाइमा। देखिए सेम हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है ना, जैसे पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है स्क्लेरेनकाइमा, और भोजन का जो संग्रह करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ये पेरेनकाइमा, और लचीलापन प्रदान करता है कोलेनकाइमा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, रही बात क्या उत्तक का, एक क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण आता है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो वो स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है। नारियल का रेशा जो है वो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का बना होता है। अच्छा, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है, और कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका का है साइटोलॉजी और उत्तक का अध्ययन है हिस्टोलॉजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो हरी पत्तियाँ जो है भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो दो ही क्वेश्चन आपको बताते थे भी क्लास में कि दो महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन होता है कि हरे पत्तियाँ या तो पादप ये जो भोजन का संग्रह करता है स्टोरेज के रूप में, और मानव जो है ये भोजन को स्टोर करता है किसमें? तो वो करता है, मानव करता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो ये दो ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है ये स्टोरेज के रूप में भोजन का संग्रहण करता है कौन? पादप। ठीक है, आप मनुष्य का अगर पूछ दे कि मानव जो है भोजन का संग्रहित किस रूप में करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में करता है। ये ध्यान रखना है ना, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रह करता है। ठीक है, और कहाँ करता है? तो यकृत में मानव का भोजन संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, देखिए सेम ये क्वेश्चन आपका क्या है 7 तारीख को पूछा गया था। ठीक है, बिहार पुलिस में। देखिए यही क्वेश्चन इसी तरह सेम आपका क्वेश्चन आया था एसएससी एमटीएस में। कब आया था? 2019 में सेकेंड शिफ्ट में आया था। ठीक है, इसमें क्या आया क्वेश्चन? देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया डैश की उपस्थिति में होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया डैश पर की उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो किसका आएगा? आपको मालूम है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है उसमें प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है? ये क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये अति आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्या कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो वो है ग्लूकोज, है ना। ऑप्शन में ग्लूकोज अगर नहीं रहे तो कार्बोहाइड्रेट आंसर करना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रहे तो कार्बोहाइड्रेट, नहीं तो ग्लूकोज। ठीक है, तो मुख्य उत्पाद अगर पूछे तो क्या है? ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज। और अंतिम उत्पाद पूछे तो वो है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जैसे कि मुक्त करता है ना पादप जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या ऑक्सीजन मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो जो वही जो ऑक्सीजन है ये अंतिम उत्पाद है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? कहाँ पर होता है मालूम? तो होता है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिका में होता है। क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिका में होता है, यानी हरे पत्तियों में होता है। ठीक है, तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है, और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। इसी को हरित लवक या पर्णहरित कहा जाता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में अगर पूछे कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, और जो मनुष्य का रक्त लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व रहता है? तो लोहा रहता है ना, Fe। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व रहता है? तो लोहा रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सभी चीज़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? है ना, संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो ये 1645 है। इसका करेक्ट आंसर है 1645 संस्थान है। ठीक है, तो ये 31 मई का ये रिपोर्ट है, 31 मई 2024 का है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र का अगर पूछे, संयुक्त राष्ट्र क्या है? UNO, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका अंतिम सदस्य कौन बना और टोटल सदस्य कितने हैं इसमें? तो टोटल सदस्य 193। ठीक है, और 193वां सदस्य बना है वो कौन है? दक्षिण सूडान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि अंतिम सदस्य कौन बना, तो वो दक्षिण सूडान है। ठीक है, UNO की स्थापना कब हुआ? तो UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था।
ठीक है। 1945 को हुआ 24 अक्टूबर, और इसी 24 अक्टूबर से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो यही 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय अमेरिका में है, कहाँ, न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका एक अंग है सुरक्षा परिषद, तो इसका जो यूएनओ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है, इसमें पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन कौन है, ये 5 अस्थायी सदस्य, यूएनओ का 5 अस्थायी सदस्य, ये याद रखना आपको, और कौन कौन सा है ये याद रखना, ठीक है। तो यूएनओ का 5 अस्थायी सदस्य देश है, कौन कौन सा है, तो वो है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, और है कौन, फ्रांस, और है रूस, ठीक है। ये 5 है, आपको याद रहेगा हमेशा, कभी नहीं भूलिएगा। एबीसी को फाड़ दो, ठीक है, एबीसी को फाड़ दो, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, एबीसी हो गया, फाड़ दो, यानी फ्रांस और रूस, ये अस्थायी सदस्य देश है यूएनओ का, ठीक है। अच्छा, यूएनओ का करंट अफेयर में याद रखना है कि यूएनओ का ये कई बार एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस है ना, एंटोनियो गुटरेस है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये कब पारित हुआ, तो ये बात कहाँ से आई है, अधिनियम से, नहीं, जो महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो नियम है, कानून है, जो कब पारित हुआ, सिंपल वो पूछ लिया गया कब पारित हुआ। तो ये आपको कई बार आपको सेट में या तो जब क्लास करवाते थे आपको रटवाए थे, ठीक है। तो ये सूचना का अधिकार आपको मालूम भी होगा, ये 2005 में हुआ था ना, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2005 में ये पारित हुआ था। अच्छा, जब भी आपको ईस्वी वाला याद करवाते थे तो एक चीज़ कहते थे कि जब ईस्वी वाला है तो उससे रिलेट करके और एक चीज़ याद रखिए, तो 2005 में और क्या हुआ था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम भी 2005 में ही पारित हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। सूचना का अधिकार भी 2005 और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था, वो भी 2005 में पारित हुआ था, ठीक है। अब इस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि वन्य जीव अभयारण्य जो है अधिनियम, ये भारत में कब लागू हुआ, वन्य जीव अभयारण्य जो है ये अधिनियम वन्य जीव 1972 में लागू हुआ था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम ये कब लागू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम ये लागू हुआ था कब, 1973 में, ठीक है। लगातार है 1972 वन्य जीव और टाइगर 73। जल संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो जल संरक्षण अधिनियम वाला आपको ये हुआ था 1974 में, ठीक है। अलग अलग याद करते हैं क्या भूल जाते हैं, इसलिए सबको एक साथ यहाँ पर देखिए। एक आता है महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट होता रहता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए इसको याद ऐसे रख लीजिए, वन्य जीव 72, वन्य जीव 72, वन्य जीव 72, प्रोजेक्ट टाइगर 73, प्रोजेक्ट टाइगर 73, देखिए 1972, 73, यहाँ 74। तो इस कन्फ्यूजन ना थोड़ा रिलेट करना पड़ता है, रिलेट कर लीजिएगा तो याद रहेगा। ये जल वाला है 1974, तो ये थोड़ा सा इसको अलग कैसे करना है, 74 वाला 4 वाला, तो जो जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। तो ये 4 वाला जो है, ये 4 वाला मार देंगे 1974, जल संरक्षण है ना, जल संरक्षण जो है अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1974, ये 4 वाला, क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। तो ये हो गया जल वाला 1974। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको तो रट के रखना है, हमेशा आपको मिलते रहेगा, एकदम चाट जाना है इसको। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में पारित हुआ था, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, जैसे आपको पूछा जाता है कि नरेगा की शुरुआत कब हुआ, तो नरेगा की हुआ था 2006 में, ठीक है। नरेगा 2006 में हुआ था और इसका नाम फिर मनरेगा रख दिया गया है, फिर कब, 2009 में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जनधन योजना पूछ दिया जाए तो 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ, 28 अगस्त 2014 का हुआ था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना कब शुरू हुआ, तो 22 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है 22 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो घोषित किया गया है तो ये 2023 को घोषित किया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है उसका देखिए पूरा लिस्ट लेके आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया था आपका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था
कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इसी को है को घुमा के थोड़ा पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किसको घोषित किया, तो 2023 को घोषित किया गया है। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बाकी है, ये वाला और ये वाला। देखिए पूरा करंट है 2024 और 25 का, इसलिए इसको रट के रखना है। ठीक है, तो देखिए आपको बता देते हैं सब कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित वर्ष है वो क्या है। देखिए मोटा मोटी ये देख लीजिए, 2019 को जो है ना देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 को घोषित किया गया था, देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2020 को। ठीक है, ये दोनों का है ना, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को घोषित किया गया था। और शांति एवं विकास हेतु, शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को, शांति 2021 को। कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022 को घोषित किया गया था। कुटीर मत्स्यिकी और मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया, 2022 को। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था 2023 को। ठीक है, और 2024-25 कौन सा है, तो उर्स्ट है ना, उर्स्ट गणों केम लीडर्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ना, उर्स्ट गणों केम लीडर्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को, उर्स्ट गणों और केम लीडर्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2024 को। और क्वांटम विज्ञान है ना, साइंस से रिलेटेड है, क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2025 को घोषित किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो 2025 को घोषित किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 2019 को क्या है, देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। शांति एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को। और कुटीर मत्स्यिकी मत्स्य पालन 2022 को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी मोटा अनाज 2023 को। और उर्स्ट गणों और केम लीडर्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को। और क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। ठीक है, तो क्वांटम विज्ञान वाला जैसे आएगा और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय दशक का भी याद रख लीजिए। 3 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दशक का, जैसे कि अगर पूछे जाए कि स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक ये कब कब घोषित किया गया, तो 2022 से 32 को। ठीक है, 2022 से 32 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 32 को घोषित किया गया। और संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस, संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस ये 2021 से 30 को घोषित किया गया है। और शांति का दशक है ना, यानी कि नेल्सन मंडेला दशक ये घोषित किया गया है 2019 से 28 है ना। शांति का दशक और नेल्सन मंडेला जो दशक है ये 2019 से 28 तक को घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित रहता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल से आपको बताएं, एक भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए है ना। पीछे भी वीडियो भी बताए थे, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो पूरा डिटेल डिस्कशन में बताए थे ये भी कवर हो गया था उसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें पूछा जाता है कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक में क्या अंतर हो रहता है। ठीक है, मेन वो अंतर समझेंगे तो ये भी आंसर बन जाता है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित रहता है। तो ये जो देखिए तारक का जो है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तारक का जो है ये तार का जो है केवल पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। बाकी कोशिका भित्ति क्या है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जैसे हरित लवक जो है वो क्या है, पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो मुख्य चीज़ 2 चीज़ याद रखना हमेशा, कोशिका भित्ति और हरित लवक, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोशिका भित्ति क्या है, जैसे पेड़ है उसका जो छाल होता है मोटा मोटा छाल उसको जरूरत पड़ता है, इसलिए वो पादप कोशिका में पाया जाता है। और हरित लवक क्या है, पत्तियों का हरा रंग, तो इसमें जीव में कहाँ जरूरत है। ठीक है, तो ये पत्तियों का हरा रंग जो है वो सब पादप में ही पाया जाएगा। तो जो हरित लवक है वो भी सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि पादप कोशिका में जो अनुपस्थित रहता है, नहीं पाया जाता है, वो तारक का है। तारक का केवल जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये सब जो है ये दोनों में पाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, ये क्वेश्चन आया था। देखिए तो जनन क्या आता है, 4 प्रकार के होते हैं। यहीं से क्वेश्चन क्या अलग अलग क्वेश्चन शिफ्टों में पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जा रहा है अभी भी। तो ये क्या मुकुलन होता है, विभाजन होता है, द्विविभाजन होता है, पुनर्जनन होता है। यहीं से आपको 10 क्वेश्चन बना देगा, 20 क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा अलग अलग। तो वही प्लाज्मोडियम में पूछा किस प्रकार का जनन होता है, तो प्लाज्मोडियम में जो होता है ये बहुविभाजन होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुविभाजन होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा गया, देखिए यहाँ ये क्या अलैंगिक जनन का सब भाग है। कौन सा, ये सब जो है मुकुलन, बहुविभाजन, द्विविभाजन और पुनर्जनन, ये अलैंगिक जनन का भाग है। देखिए यही लिस्ट से क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पर देखिए बहुविभाजन है, मुकुलन है, ठीक है, और आपको द्विआधारी विभाजन है और विखंडन है, ठीक है। अब कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर, देखिए इसमें बहुविभाजन से पूछा गया था। देखिए यहाँ पर प्लाज्मोडियम है ना, तो ये प्लाज्मोडियम यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लाज्मोडियम ये क्या क्या होता है, देखिए जान लीजिए। तो ये जो बहुविभाजन मुकुलन, देखिए बहुविभाजन क्या होता है कि कई एकल, थोड़ा सा सरसरी निगाहों से पढ़ लेते हैं, बाकी उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। उदाहरण आपको मेन याद रखना अभी। कई एकल और एकल जनक कोशिकाओं से उत्पन्न या विकसित होते हैं, जिसे बहुविभाजन के रूप में जाना जाता है। यानी कि कई एकल और एकल जनक कोशिका से उत्पन्न या विकसित होते हैं, जिसे बहुविभाजन के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में केंद्रक बार बार विभाजित होता है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में केंद्र का बनते हैं। कोशिका द्रव्य की एक छोटी मात्रा प्रत्येक नाभिक द्वारा अवशोषित होती है, जो प्रत्येक संरचना के चारों ओर एक झिल्ली बनाती है, और संतति कोशिकाएं समान होती है। तो बहुविभाजन किस में होता है, एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, या तो एस्चेरिचिया कोलाई हो गया, या तो क्लोस्ट्रीडियम में है। ये सब में क्या होता है, बहुविभाजन होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम या तो क्लोस्ट्रीडियम भी दे तो बहुविभाजन होता है, या तो एस्चेरिचिया जो कोलाई है इसमें बहुविभाजन होता है। नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन क्या है, जैसे एक विधि जिसमें एक ही स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक कली या तो बहिर्गमन से एक नया जीव निकलता है, ठीक है। एक विधि जिसमें एक ही स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक कली या तो बहिर्गमन से एक नया जीव निकलता है, ठीक है, ये क्या है, मुकुलन होता है। तो आकार के संदर्भ में सभी कोशिकाएं समरूप और समान होती है, तो ये क्या होता है, मुकुलन। मुकुलन विधि किस में होता है, ये खमीर, हाइड्रा, जेलीफिश और कुछ बैक्टीरियाओं में देखा जाता है, क्या, मुकुलन विधि, ठीक है। तो जनन जो होता है क्या होता है, मुकुलन विधि से जनन होता है, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम में पूछा किस प्रकार का जनन होता है, तो ये जनन जो होता है खमीर, हाइड्रा में अगर पूछ लिया जाए तो हाइड्रा से देखिए अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। हाइड्रा से जो भी संबंधित प्रश्न है उसको ध्यान में रखना चाहिए, हाइड्रा से अक्सर पूछा जाता है। और खमीर जो है हाइड्रा, जेलीफिश और क्या बैक्टीरिया, ये सब में क्या मुकुलन जनन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, तो ये उदाहरण में ध्यान रखना है ना, खमीर में पूछे कौन सा जनन होता है, तो मुकुलन। खमीर, हाइड्रा, जेलीफिश, बैक्टीरिया, ये सब में मुकुलन जनन होता है। नेक्स्ट है द्विआधारी विभाजन। ये क्या होता है, द्विआधारी विभाजन में जन कोशिका केवल 2 समान और अभिन्न संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, ठीक है, केवल 2 समान और अभिन्न संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। ये होता है कि इसमें द्विआधारी विभाजन में, तो ये अकेंद्रिक में जैसे बैक्टीरिया है ना, कुछ बैक्टीरिया में क्या मुकुलन भी होता था, जैसे बैक्टीरिया यह प्रजनन का सबसे आम तरीका है, तो बैक्टीरिया में क्या द्विआधारी विभाजन होता है। नेक्स्ट है विखंडन किस में होता है, विखंडन जो है जनन, ये जीव विज्ञान, देखिए विखंडन है क्या, जीव विज्ञान में विखंडन एक इकाई को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करने और उन भागों की प्रतिकृति को नए सत्व में संदर्भित करता है जो मूल के समान होते हैं। द्विआधारी विभाजन और बहुविभाजन विखंडन के प्रकार हैं। द्विआधारी विभाजन क्या है, बहुविभाजन और विभाजन के, ये विखंडन के प्रभाव है। फिर समझिए, देखिए द्विआधारी विभाजन जो है बहुविभाजन या विखंडन के ये प्रकार है, ठीक है। तो यानी कि बहुविभाजन का ही प्रकार है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मेन पूर्ण चीज़ ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मोडियम में क्या है, बहुविभाजन देखा जाता है। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है, खमीर और हाइड्रा और जेलीफिश में ये क्या, मुकुलन जनन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए हाइड्रा से फिर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इसमें क्या है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक अस्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, ठीक है।
तो ये करता है कैसे, ये पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका है ऑप्शन नंबर बी है कि हाइड्रा में समसूत्री, है ना, समसूत्री विभाजन से होता मुकुलों का उद्भव, है ना। इसका करेक्ट आंसर यही है, हाइड्रा में समसूत्री विभाजनों से होता मुकुलों का उद्भव होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इसमें, तो कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण जो होता है पूर्ण रूप से पर्यावरण, तो पर्यावरण से ध्यान रखना है। ठीक है, पर्यावरण पर निर्भर करता है। लेकिन पर्यावरण में मेन चीज़ें क्या हो सकता है, ये आप अगर पढ़ते हैं तो ध्यान से आसानी से ऑप्शन देख के टिक कर सकते थे। ठीक है, तो पर्यावरण पे क्या है, तो पहला क्या ऑप्शन दिया है, लिंग निर्धारण अनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है, ये गलत हो गया। ठीक है, नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं, तो ये तो सिंपल, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसमें मेन चीज़ें क्या है साइंटिफिकली कि लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, ये सही है ना। पर्यावरण से क्या है, इसकी ताप की जरूरत होती है। ठीक है, तो उष्मायन ताप पर ये निर्भर करता है, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए बच्चा खेल रहा है, अब इसमें कई लोग आंसर बताए थे क्या, सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल ये नहीं है, क्योंकि ये है ना क्या बच्चा खेल रहा है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, जैसे राम जाता है ना, बच्चा खेलता है, ये सब हो गया सामान्य वर्तमान काल। लेकिन बच्चा खेल रहा है तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, और राम पढ़ता होगा, ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। राम पढ़ता होगा, तो ये क्या संदिग्ध है, डाउट है, वो पढ़ता होगा, है ना, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। ठीक है, और राम जाता है, ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, बच्चा खेलता है, ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए आप सिर्फ ध्यान रखिए, आपको आएगा तो उस टाइप का टिक कर सकते हैं आराम से। देखिए सीता ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, इस टाइप के अगर आएगा कि सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो पूर्ण वर्तमान काल हो गया। राम पढ़ता होगा या बच्चा खेलता होगा, इस टाइप का है तो वो संदिग्ध वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, संदिग्ध इसमें जाएगा। और बच्चा खेल रहा है, तो ये हो गया क्या, अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। और सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे, राम जाता है, बच्चा खेलता है, ये सामान्य वर्तमान काल हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग में आसानी है निकालना, उसको अब बताए थे कि उपसर्ग आगे, उसे उपसर्ग उसे आगे यानी आगे आएगा। और प्रत्यय एक होता है, प्रत्यय यानी पो से प्रत्यय, पो से पीछे वाला, तो स्वागत। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होता है, सु प्लस आगत, तो पहले वाला क्या सु है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला सु। इसका करेक्ट आंसर है ये सु, इसका उपसर्ग लगा हुआ है इसमें सु। ठीक है, तो मेन चीज़ ध्यान रखना है, उपसर्ग जो है ये आगे आएगा और प्रत्यय जो है ये पीछे आने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से वाक्यांश में उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। तो असंगत वाला पूछा है कौन सा है। तो देखिए बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, ये अविश्वास कहलाएगा, ये गलत है। क्योंकि देखिए जानबूझकर किसी पर विश्वास करना, तो वो क्या कहलाता है, मतलब कि विश्वास नहीं करना, है ना। वो विश्वास क्या होगा, किसी के विश्वास नहीं करना। ठीक है, लेकिन बिना सोचे विचारे विश्वास करना वो अंधविश्वास कहलाता है। ठीक है, बिना सोचे विचारने उसका ना स्टडी किए बिना किसी पर को बताए ऐसे, तो उस पर विश्वास कर लेंगे तो वो क्या होता है, अंधविश्वास होता है वो। तो यहाँ पर अंधविश्वास होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाता है। वही पूछा कि असंगत बताइए। गाय को पालने वाला गोपाल कहलाता है, ये सही है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है, ये सही है। किए गए उपकार को मानने वाला क्या, कृतज्ञ कहलाता है, ये सही है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया ना, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ। आप देखिए ये ध्यान रखना चाहिए, यही क्वेश्चन आपको दूसरे ये क्वेश्चन बना देगा, ये ऑप्शन वाले ना क्वेश्चन बना देगा कि बना देता है कई बार, और उसी सेट में रहता भी है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, तो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गुजरात में नवीन कोप मृदा किस नाम से जानते हैं। तो गुजरात में नवीन कोप मृदा को, देखिए नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो खादर कहलाता है। ठीक है, देखिए मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो जहाँ पर क्या है, तो बरसात का पानी हमेशा आता है। ठीक है, तो जैसे हमेशा आएगा, यहाँ मिट्टी है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ मिट्टी रहता है,
यहाँ भी मिट्टी है, ठीक है, और यहाँ भी मिट्टी है, ठीक है, ऐसे उभरा हुआ मिट्टी है, भरा हुआ, ठीक है। तो जहाँ बरसात का पानी ज़्यादा आएगा तो ये क्या होगा, पानी आएगा जब बार बार आएगा तो ये ऐसे ऐसे इसको क्या, मिट्टी को खदोरते हुए जाएगा, है ना, हटाते हुए जाएगा, हटाते हटाते ये क्या होगा, मट्टी को हटाते जाएगा, ये खादर बन जाएगा, है ना, ये खादर, नई जलोढ़ मिट्टी ये कहलाएगा। ये मिट्टी क्या है, नया रहेगा हमेशा। और जहाँ बरसात का पानी कभी कभार नहीं मतलब आता ही नहीं है, ठीक है, जल्दी नहीं आता, कभी कभार आता है, तो वो मिट्टी क्या है, पुरानी ही रहेगी, तो इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है ना, बांगर या भांगर ऑप्शन में दिया रहता है, बांगर, ठीक है। ये पुरानी हो गया। नई जलोढ़ मिट्टी को ये क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, खादर, नई जलोढ़ मिट्टी, जहाँ हमेशा बरसात का पानी है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि जहाँ हमेशा बरसात का पानी आता है उस मिट्टी को क्या कहते हैं, वहाँ वो खादर कहलाएगा, नई जलोढ़ मिट्टी कहलाएगा। और जहाँ कभी कभी आएगा वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे बांगर कहा जाता है, ठीक है। तो वही नवीन जलोढ़ मिट्टी पूछा था तो ये खादर आंसर हो जाएगा। खादर ऑप्शन मैंने, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा गोरडू, है ना, खादर या तो गोरडू इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मिट्टी से पूछा जाता है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, मिट्टी से ये सब क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी फैला हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो वो भी है जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कॉफ़ी और चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो वो है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो वो काली मिट्टी है, ठीक है, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है या तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी कई बार आया है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को क्या, काली कपासी मिट्टी भी या तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चाय और कॉफ़ी के लिए क्या हुआ था, वो हुआ था रेगुर कौन सा, लेटराइट मिट्टी। चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। एक क्वेश्चन आता है काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो है लाल लेटराइट मिट्टी। याद रखना है, काजू के लिए कौन सा है, लाल लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इसमें आया था आपका कि निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC, है ना, ONGC, ये महारत्न कंपनी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। महारत्न कंपनी से पूछा जाता है, वहीं से क्वेश्चन ये लाया है ONGC, है ना। तो ये क्या है, ONGC इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। तो कौन सी कंपनी ONGC और इसकी, यानी कि इसके अपना जो अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है, तो ये करता है परमहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है, परमहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है। अब यही क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इसको उल्टा के एक बार पूछा गया था कि परमहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपने अब तटीय परिचालन में किस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। परमहंस किसको, है ना, ये परमहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपने तटीय परिचालन में किसको हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है, तो किसको करता है, तो ये ONGC को करता है ना, ONGC, है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये आएगा तेल एवं प्राकृतिक गैस, है ना, ऑयल किसको प्रदान करता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस को ये परमहंस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। तो जैसे देखिए महारत्न कंपनी में आपको याद रखना है गेल, भेल, सेल, है ना। गेल जैसे कि जी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये हो गया गेल, भेल हो गया, ये सब महारत्न कंपनी याद रखना है ना। इसमें क्वेश्चन में दे देगा 4 महारत्न कंपनी, 3 महारत्न, एक दे देगा नवरत्न कंपनी, तो याद रखना है। तो गेल, भेल, सेल, ये सब क्या महारत्न कंपनी, याद रखना है। ONGC, है ना, ONGC और IOL, ठीक है, CIL, ये सब महारत्न कंपनी याद रखना है। और HPCL, BPCL, ये सब महारत्न कंपनी है, ठीक है, ये सभी ध्यान रखना है। और REC जो कि विद्युत ग्रामीण बिजली वाला है, ये भी क्या है, महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और कोल इंडिया लिमिटेड जो है ना, CIL, ये सब क्या महारत्न कंपनी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, जब भी एग्जाम आएगा, कुछ भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम होगा, ये पूछा जा रहा है। 2011 से ही पूछा जा रहा है, कितनी बार पूछा है इसकी गिनती नहीं है। और ये क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये आपको याद भी होगा, इतनी बार पूछा है, रटा गया होगा। ये बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है। तो जनसंख्या से क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में रहता है, तो कुछ महत्वपूर्ण जनसंख्या से क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए, अगर सिंपल पूछ जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो ये यूपी का है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो वो है सिक्किम का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, मैक्सिमम, और कम जो है, सबसे कम जो न्यूनतम है वो सिक्किम का है, ठीक है, सबसे कम सिक्किम का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछ ले तो वो है बिहार, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है कितना, तो 1106 है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1106। और जो न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश का, उसका कितना है, 17 है ना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, सब ये 2011 के जनगणना के अनुसार 382 है। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यूपी का थी, जनसंख्या वाला घनत्व वाला बिहार, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, और सबसे कम घनत्व वाला वो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और याद रखना है, कौन, केंद्र शासित प्रदेश से। तो अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, ठीक है। अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, और कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। अच्छा, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जनसंख्या, देखिए जनसंख्या में भी केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है, और जनसंख्या घनत्व में भी मैक्सिमम दिल्ली है। और जनसंख्या कम में जो है केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, लेकिन जनसंख्या घनत्व किसका कम है केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और याद रखना है, कौन सा, कि किस राज्य का दशकीय वृद्धि जो है ये सर्वाधिक रहा है, तो दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रहा है किसका, दादर और नगर हवेली का, 55% दशकीय वृद्धि रहा है दादर और नगर हवेली का। सिंपल में क्वेश्चन आएगा कि दशकीय वृद्धि जो है किस राज्य का सबसे ज़्यादा रहा, तो ये दादरा और नगर हवेली का 55% रहा। और किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रहा, यानी कि वहाँ बढ़ा नहीं, घट गया, तो वो कौन सा है, नकारात्मक नागालैंड, नकारात्मक नागालैंड किसका रहा, तो निगेटिव किसका रहा, नागालैंड का, 9 से निगेटिव 9 से नागालैंड है, नकारात्मक नागालैंड का। वहाँ क्या हुआ, 0.47% ये क्या हुआ, जनसंख्या घट गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना तक रखते हैं, फिर अब नेक्स्ट वीडियो फिर लाते हैं, और उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण संभावित मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय